साथियों, आज एक विशेष एवं महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। 15 जनवरी 2025 के पहले नई सरकार बन जानी है। उम्मीद है हफ्ते भर के अंदर। इलेक्शन कब होगा विधानसभा का झारखंड में, किस दिन होगा, एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, इसकी घोषणा हो सकती है। भारत सरकार के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी यहाँ पर आ चुके हैं। झारखंड सरकार के सारे ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल पार्टी से भी उनकी चर्चा हुई है, गहन चर्चा हुई है। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो चुनाव में हिस्सा लेंगी और अभी परिवर्तन रैली के माध्यम से हो, गांव गांव घूमने से हो, सब पॉलिटिकल पार्टी कुछ न कुछ अपने क्या भविष्य की योजना होगी झारखंड को सर्वांगीण विकास के रूप में एक अगली पंक्ति में खड़े हुए राज्य को देखने के लिए लुभावने प्रोत्साहन के मार्फत मतदाताओं को अपनी पार्टी को वोट देने की ओर आकर्षित कर रही है। ये अच्छी बात है। मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हूँ। मेरे भी विचार में एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी जब जीते तो झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सा काम करे कि अगले साल फिर हमको दिक्कत नहीं हो। लेकिन जो घोषणाएँ होती है अभी चारों तरफ, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मतदाताओं को, कृषक को इसको कंसेशन देने की बात होती है, बेटी को, माँ को, किसान को। लेकिन मेरा अपना मानना है, मैं झारखंड में सरकारी नौकर के नाते विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में बड़े ऊंची जिम्मेदारी के नाते या झारखंड में जितने व्यवसायियों, उद्योगपतियों की संस्था है उसमें अध्यक्ष पदाधिकारी के नाते मेरा कुछ अनुभव है। मैं इन विषयों पर बार बार लिखता पढ़ता रहता हूँ कि झारखंड के सर्वांगीण विकास, यहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट है, जड़ी बूटी है, यहाँ के पैदावार है, यहाँ के जानवर है, यहाँ की उपलब्धियाँ है, इस पर आधारित अगर उद्योग करें, उनका प्रॉपर दोहन करें तो झारखंड तो पूरे भारतवर्ष का पहला राज्य हो सकता है। मैं इस माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, अन्यथा पॉलिटिकल पार्टियाँ नहीं ले। इन विषयों पर भी कुछ चर्चा होनी चाहिए कि आपकी पार्टी अगर आ जाएगी, पावर में आ जाएगी, वोट मिल जाएगा तो क्या करेगा। देखिए, झारखंड लैंड लॉक्ड स्टेट है। यहाँ समुद्र की सुविधा नहीं है। जिस स्टेट में समुद्र की सुविधा हो तो तिजारत बहुत बढ़ती है विदेशों से, या एक स्टेट से एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ उसको ले जाते हैं तो बहुत सस्ते दाम में ले जाना होता है। इसलिए सरकार को भारत सरकार से मिलकर रेलवे और सड़क का जाल इस क्षेत्र में बहुत होना चाहिए। हालांकि मुझे याद है सरकार की अच्छी सोच थी जब स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट योजना के बारे में बात होती थी 72-73 में कि हम घाटशिला से लेकर के जहाँ हमको बॉर्डर है वहाँ के थ्रू बारीपदा में जहाँ समुद्र है वहाँ स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट को स्वर्णरेखा नदी को ड्रेजिंग करेंगे, गहरा करेंगे। बारीपदा से आगे समुद्र में एक पोर्ट बनाएंगे, यहाँ से छोटे छोटे जहाज के माध्यम से वहाँ समाज जाएंगे। इस पर कभी कोई बातें नहीं करता, न कोई सरकारी नौकर बात करता है, न पॉलिटिकल पार्टी बात करती है। शायद सब कोई भूल गया है। पानी की इतनी असुविधा के बारे में रोज़ बात होती है। जमशेदपुर के बारे में पानी नहीं है, सूख रहा है। मुझे याद है, मैं कोई टिकट की आदत में नहीं हूँ, न स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट का पदाधिकारी हूँ, न प्रशासनिक पदाधिकारी हूँ, एकदम याद है मुझे। मैं उस मीटिंग में आदित्यपुर के मैनेजिंग डॉक्टर के PA या PRO के नाते जाता था। फाइल लेकर के चर्चा होती थी कि जमशेदपुर से पटमदाज के रास्ते में पहाड़ को काटकर चांदी डैम से पानी ले आएगा
और आपको डिमना हमेशा पानी से भरा रहेगा। गर्मी के दिनों में जब पानी की जरूरत है डिमना से सप्लाई होगा, अन्यथा सोरखा नदी में पानी रहता उससे सप्लाई करेंगे। इसकी कभी चर्चा नहीं होती है। आखिर होगा कहाँ से? हैंडपम्प और बोरिंग करने से पानी तो नहीं होगा। ये विचारणीय विषय है। हाईएस्ट लेवल पर सरकारी नौकर को, सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए, तभी हम विकास कर सकते हैं। एक छोटा राज्य है, इतना जड़ी बूटी यहाँ पर है और यहाँ कोई कारखाना ही नहीं है। बहुत पहले डाबर का कारखाना था, जब नई सरकार बनी तो यहाँ छूट के चले गए। अरे भाई, जितनी औषधि वाला वनस्पति से उत्पादित निर्माण केंद्र है, वो तो कहीं न कहीं जड़ी बूटी का इलाज व्यवहार करते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, और झारखंड तो भंडार है। मैंने एक सजेशन दिया था, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, इन्होंने योजना को अप्रूव किया है कि गांव में जो वैद्य हैं पुराने, वो ट्रेनिंग दें लोगों को। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर रहने चाहिए जहाँ जहाँ हमारे सेंटर है वहाँ नहीं, अगर जो औषधि हम बना सके पूर्ण रूप से, तो सेमी फॉर्म में उसको डेवलप करके बड़े बड़े कंपनियों को देंगे। कौन जड़ी बूटी कहाँ पर है, क्या फ़ायदा है, मैसिव रूप में इसकी ट्रेनिंग में प्रशंसा करता हूँ इसके लिए। लेकिन कब होगा काम, कैसे होगा काम? जो पुराने लोग हैं, गांव के लोग, जो वैद्य हैं, जिनको लोग आजकल बोलते हैं कि तो बेकार वैद्य नहीं, असली वैद्य वही है। उनकी दवा से जड़ी बूटी को जानते हैं, अब उसको दोहन नहीं जानते, उसको कैसे और डेवलप किया जाए नहीं जानते हैं, लेकिन उस फॉर्म में भी करेंगे। मुझे याद है कि जब कभी भी आदमी को सर्दी होती थी, खांसी होती थी, तो उसी बिस्तु बाजार में जाते थे, जो संडा का पुड़िया लेते थे और गर्म पानी का ओढ़ के पी लेते थे, तो लगता है खत्म हो गया। कहाँ गया सब? जो पुराने लोग जानते हैं उनको किसी तरह से आगे ले आकर के आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए गांव के आदिवासी व्यक्तियों को, जो जानते हैं उसके बारे में। जितना यहाँ जो शरीफा है, आंवला है, काजू है, हरा है, बहेरा है, कितना होता है, लेकिन एक प्रोसेसिंग प्लांट है नहीं। मैं आज बताता हूँ आपको कि इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का 2 केंद्र झारखंड में, एक हजारीबाग के नज़दीक है, एक घाटशिला के नज़दीक है। कितना फ़ायदा उठाया हमने उसको। मोटे अनाज की बात हो रही, कितना डेवलप किए। ये सब चीज़ का हम लोग फ़ायदा नहीं ले रहे। इंडियन एग्रीकल्चर काउंसिल रिसर्च का बड़ा केंद्र है पलांडो रांची में, कितना उससे फ़ायदा हम ले रहे हैं, कितना हम उसको पेड़ पौधा लगा रहे हैं जो फल फूल दे। ट्रेनिंग होती है वहाँ पर। ये सारी चीज़ को हम अगर करें, और जो हमारे पास प्राकृतिक सौंदर्य है, नदियाँ हैं, झरना है, पहाड़ है, जो यहाँ पर प्राकृतिक के अतिरिक्त हमारे आध्यात्मिक केंद्र है, उसी को हम डेवलप करें कि वो डेवलप्ड हो जाए पर्यटन केंद्र के रूप में, तो हम समझते हैं कि यहाँ एक आदमी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पलायन शब्द झारखंड की डिक्शनरी से वापस समाप्त हो जाएगा। यहाँ कोई ट्रेनिंग होता है, 1 लाख आदमी गए, 25,000 वहाँ गए, कोई देखता भी नहीं गए तो किस परिस्थिति बनता है, कितना पैसा मिलता है। अरे हमारे पास सोना, चांदी, पन्ना, हीरा सब है। अभी सरकार खान का बोलते हैं कि भारत सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को या 24 जुलाई को आदेश जारी किया है कि झारखंड सरकार भी सेस लगा सकती है, और कल के रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 4000 करोड़ हमको उससे आमदनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि उसको खर्च करें विकास में। मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ से मिल रहा है खदान है, वहाँ पर देखिए परिस्थिति क्या है, कोई आधारभूत सुविधा नहीं है। पहले ज़्यादा वहाँ करिए तब दूसरे करिए। उसके एरिया में मिल रहा है खान खनिज, और उसकी परिस्थिति बहुत खराब है। लेकिन शिक्षा पर जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, गुणी नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी जो रिपोर्ट से एक दिन पढ़ रहे थे हम कि 2030 में जितने खान हैं उसका नीलामी होगा। बढ़िया बात है, नीलामी होगा तो पैसा भी सरकार के बड़ा विकास भी होगा। लेकिन अभी जो शेष ले रहे हैं और वहाँ पर जो खान खनिज उत्पादन होता है, खनिज दोहन होता है, तो क्या उसका कारखाना उस क्षेत्र में नहीं खुल सकता है? छोटा हो बड़ा हो, जो हमारी उपलब्धि है खान, उस पर आधारित कुछ उद्योग होने चाहिए।
हो सकता है कि फाइनल एंड प्रोडक्ट नहीं निकले, सेमी प्रोडक्ट तो जाए। जो पहले से जो बोकारो स्टील प्लांट है, जिंदल है, रुंगटा है, टाटा स्टील है जो इस्पात बनाती है, अगर इसको इनके कैप्टिव माइंस को ऑक्शन करिएगा, ये तो लेना ही पड़ेगा इन लोग को, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, राजस्व बढ़ेगा लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। तो मैं तो समझता हूँ एक जनरल आदमी की तरह, एक छोटे व्यवसायी की तरह, एक विकास की तरफ अपनी बात को रखते हुए कि कोई नहीं उसको ऑक्शन मत करे, उसको कुछ निगोशिएट के प्राइस बढ़ाइए, कम करिए, लेकिन बोलिए कि साहब यहाँ से एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल नहीं होगा, उसको यहीं पर करिए चाहे जो रहे। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों से मेरा आग्रह है कि अपने घोषणा पत्र में या कहीं भाषण देते हैं इन बिंदुओं पर भी बोलिए, तभी हमारा सर्वांगीण विकास होगा। मैं अपनी बातों को विभाग रखता हूँ, अन्यथा न ले। इससे किसी को अगर तकलीफ हो तो मुझे माफ़ करेंगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से काम करता हूँ, अपनी बातों को, समस्याओं को आपके पास रखता हूँ कि आप उसका समाधान निकालिए। मैं बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस करूँगा कि हमारे इस बात को, उसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट दीजिए, लाइक करिए।